लोकसभा चुनाव के ऐलान से ठीक पहले मोदी सरकार ने सीएए पर किया हुआ अपना वादा पूरा कर दिया, लेकिन विपक्ष सीए के लागू होने की टाइमिंग पर सवाल कर रहा है। कई राज्यों के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि वो अपने राज्य में सीएए को लागू होने नहीं देंगे, लेकिन नागरिकता का मुद्दा तो केंद्र के पास होता है, तो विरोध के कुछ असर भी नहीं होगा। फिर भी विपक्ष भ्रम फैलाने की कोशिश में लगा हुआ है। दूसरी बात, विपक्ष का कहना है कि सीएए के जरिए बीजेपी, जी हां, सीएए के जरिए बीजेपी चुनावी फायदा लेना चाहती है। तो बीजेपी का कहना है कि जब सीएए से किसी की नागरिकता जाएगी ही नहीं, तो फिर किस बात का बवाल। सबसे पहले आप सुनिए कि अमित शाह ने विपक्ष को लेकर क्या कहा। सारे विपक्षी दल, ओवैसी हो, राहुल गांधी जी हो, या अरविंद केजरीवाल हो, या ममता जी हो, ये झूठ की राजनीति कर रहे हैं। इसलिए टाइमिंग का महत्व नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में अपने घोषणा पत्र में कहा है कि हम सीएए लेकर आएंगे और पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के जो शरणार्थी है उनको नागरिकता देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा बहुत स्पष्ट है और वो एजेंडे के आधार पर हमें बहुमत मिला है। 2019 में ही ये बिल संसद के दोनों सदनों ने पार कर दिया। उसके बाद कोविड के कारण थोड़ा लेट हुआ। अब टाइमिंग का क्या महत्व है? सरकार ने अपनी विल चुने जाने से पहले अभिव्यक्त कर दी है। चुनने के बाद फर्स्ट प्रायोरिटी में पहले ही साल में दोनों सदनों से इस कानून को मान्यता मिल गई है। रूल्स फॉर्मेलिटी है। अब टाइमिंग का या पॉलिटिकल गेन या लॉस का सवाल नहीं है। अब विपक्ष तुष्टीकरण की राजनीति कर कर, एपीसमेंट की पॉलिटिक्स कर कर वोट बैंक को कंसोलिडेट करना चाहता है। मैं उनको विनती करना चाहता हूं कि आप एक्सपोज हो चुके हो, ये मत करिए। पूरे देश की जनता जानती है कि सीएए इस देश का कानून है और ये 4 साल में मैं कम से कम 41 बार बोला हूं कि ये होगा, चुनाव के पहले होगा। अब क्या मतलब है टाइमिंग का सवाल करने का? विपक्ष को और कोई काम नहीं। उन्होंने तो सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक को भी बताया कि आपका पॉलिटिकल फायदा है, तो क्या हम टेररिज्म पर कदम न उठाए? इन्होंने 370 को भी बताया कि ये आपके पॉलिटिकल फायदे के लिए कर रहे हैं। हम 1950 से कह रहे हैं कि हम 370 को हटाएंगे। उनका हिस्ट्री है, जो बोलते हैं वो करते नहीं है। मोदी जी का हिस्ट्री है, जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा है, नरेंद्र मोदी ने कहा है, वो पत्थर की लकीर है। मोदी की हर गारंटी पूरी होगी। सीएए पर देश के गृह मंत्री अमित शाह ने ये बातें क्यों रही, ये समझने की जरूरत है। ये बातें इसलिए रखी हैं क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कई सारे सवाल खड़े किए थे सीएए को लेकर। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं, सुनिए क्या कहा उन्होंने। दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने भ्रष्टाचार के उजागर होने से अपना आपा खो बैठे हैं। उनको मालूम नहीं है कि सारे लोग आ चुके हैं, आज भारत में ही रह रहे हैं। सिर्फ इनको अधिकार नहीं मिला है, वो अधिकार देने की बात है। 2014 तक जो आ गए, इनको नागरिकता देनी है। और इतनी ही चिंता है तो वो क्यों बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात नहीं करते हैं? रोहिंग्यास का विरोध क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वो वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। दिल्ली के चुनाव उनके लिए लोहे के चने चबाने जैसे हैं, इसलिए वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। नौकरी का कहां सवाल है? वो ऑलरेडी यहां है। और बांग्लादेशी नौकरी का अधिकार नहीं मार रहे हैं क्या? रोहिंग्यास नहीं मार रहे हैं? इनके लिए तो आप कभी नहीं बोले भाई। सिर्फ जो हिंदू शरणार्थी आए हैं, जो बौद्ध शरणार्थी आए, जो जैन, पारसी और क्रिश्चियन शरणार्थी, इसी का विरोध कर रहे हैं। वो यही कह रहे हैं कि आप अपने नागरिकों को नौकरी नहीं दे पा रहे हैं और इनको आप स्मिता जी वो पार्टीशन के बैकग्राउंड को भूल गई। शायद उनको जो निराश्रित आए थे, जो रेफ्यूजीज आए थे, इनके परिवार के साथ एक चाय पीनी चाहिए। अरबों खरबों रुपए की संपत्ति छोड़कर रेफ्यूजी बनकर यहाँ आए थे, दिल्ली के बाजार में सब्जियों की दुकान लगाई थी। मोदी जी ने विभाजन की विभीषिका का दिन मनाकर उसको हिस्ट्री का हिस्सा बनाया है। इन लोगों के मन में संवेदना नहीं है।
वो समझते नहीं है वहां धर्म के आधार पर इनके परिवार की महिलाओं का गौरव छीना जाए, अपमानित किया जाए, क्या करेंगे वो? इनकी वेदना हम भी नहीं सुनेंगे। 50 में आ गए, 60 में आ गए, 70 में आ गए, 80 में आ गए, आज भी नागरिकता नहीं है। बच्चों को अस्पताल में दाखला नहीं मिलता है, ढंग की नौकरी नहीं मिलती है, छुट भैया नौकरी करते हैं, अपने नाम से प्रॉपर्टी नहीं ले सकते हैं, मतदान नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्या गुनाह है उनका? विभाजन का फैसला उन्होंने नहीं किया था, कांग्रेस पार्टी ने किया था। और उस वक्त सब ने कहा था कि जो आएंगे उसको हम नागरिकता देंगे। अब अपने वादे से मुकर जाना, मैं मानता हूं कि हमें तो कम से कम मंजूर नहीं है। इनकी संवेदनाओं को भारतीय जनता पार्टी भी महसूस करती है, इस देश के प्रधानमंत्री भी महसूस करते हैं, और हम मानते हैं कि इनकी ये 75 साल की वेदनाओं का अंत कभी न कभी आना चाहिए, और ये चुनाव के पहले आ जाए वो ठीक है। सवाल अरविंद केजरीवाल नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी उठाए। उस पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर अमित शाह ने क्या कुछ कहा, वो सुनिए। ममता जी को करबद्ध निवेदन आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से करना चाहता हूं। पॉलिटिक्स करने के हजारों मंच हैं, प्लीज बांग्लादेश से आए हुए बंगाली हिंदुओं का हित मत करिए। आप खुद बंगाली हैं। बांग्लादेश से जो बंगाली हिंदू आए हैं, इनको नागरिकता देने के लिए एक कानून है। ममता जी को मैं खुली चुनौती देता हूं, इस कानून की धारा में से किसी की नागरिकता छीनने की एक धारा वो बता दे सार्वजनिक रूप से। वो खौफ पैदा कर रही है, हिंदू और मुसलमानों के बीच में विवाद कराना चाहती है, अपनी वोट बैंक का कंसोलिडेशन करना चाहती है। ममता जी, इसको मत रोकिए, करने जैसा काम है, घुसपैठ रोकिए। नहीं रोक रही है वो नहीं कर रही, आप हमें कोऑपरेट नहीं कर रही। आसाम में कंप्लीट घुसपैठ हो गया, क्योंकि वहां भारतीय जनता पार्टी का शासन है। किस तादाद तक घुसपैठ हुआ है और कब से हो रहा है? देखिए, इसके अधिकृत आंकड़े जब तक कोऑपरेट न करे, ढूंढना बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि कलेक्टर के हाथ में पूरा मसला। और डिटेंशन कैंप की बात, अगर वो दिन दूर नहीं है जी, वो दिन दूर नहीं है कि वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, और हम इसको कड़ाई से रोकेंगे। इसीलिए तो आपको चाणक्य कहते हैं पॉलिटिक्स। नहीं, मैं मानता हूं कि अगर इसी प्रकार की पॉलिटिक्स आप करेंगे, इतने महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे के साथ अपीसमेंट की पॉलिटिक्स कर घुसपैठ होने देंगे, जो शरणार्थी आए उनको नागरिकता देने का विरोध करेंगे, तो जनता आपके साथ नहीं रहेगी। ममता जी को शरणार्थी और घुसपैठिए दो शब्द के बीच का अंतर ही मालूम नहीं है या जान के नहीं कर रहे? अब मैं तो जो बोलती है वो सच मानता हूँ, इसलिए कह रहा हूँ मालूम नहीं। डिटेंशन कैंप के बारे में बताइए, इसके बारे में बहुत गलतफहमी आ रही है। ऐसा है, आप स्मिता जी इतनी जागरूक पत्रकार है, देश की जानी मानी पत्रकार है, आप भी स्वयं एक बार सीएए को पढ़ लेती, इसके रूल्स को पढ़ लेती, तो मालूम पड़ता इसमें डिटेंशन कोई प्रोविजन। अरविंद केजरीवाल पर अमित शाह क्या बोले आपने सुना, ममता बनर्जी पर अमित शाह क्या बोले आपने सुना, अब कांग्रेस पर भी अमित शाह बोले, वो सुनिए। कि उनको भी मालूम है कि इंडिया अलायंस सत्ता में नहीं आना है। मैं आज आपके चैनल पर कहना चाहता हूं, सीए के कानून को भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाई है, नरेंद्र मोदी सरकार लाई है, इसको रिपील करना असंभव है। हम पूरे देश को जागरूक करेंगे और रिपील करने वालों को कहीं पर स्थान ही न मिले, इसी स्थिति होगी। और जहां तक असंवैधानिक होने का सवाल है, वो आर्टिकल अनुच्छेद 14 का हवाला देते हैं, वो भूल जाते हैं कि अनुच्छेद 14 में दो अपवाद रखे हुए हैं। एक रीजनेबल क्लासिफिकेशन का अपवाद है, और दूसरा कानून के उद्देश्यों के साथ लॉजिकल संबंध होना चाहिए। तो वो आर्टिकल 14 का वायोलेशन नहीं करता है। इसमें रीजनेबल क्लासिफिकेशन बहुत स्पष्ट है कि जिन लोगों पर भारत के पुराने हिस्सों में आज
वो विभाजन के कारण देश से कटे हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में, जिन लोगों पर धार्मिक प्रताड़ना होने के कारण जो भारत की शरण में आए हैं, उसके लिए एक कानून है। तो रीजनेबल क्लासिफिकेशन बहुत स्पष्ट है और इसलिए ये पूरी तरह से संवैधानिक कानून है। केंद्रीय गृह मंत्री महबूबा मुफ्ती पर भी बोले हैं, क्या कहा उन्होंने, सुनिए। कानून को कोई सुप्रीम कोर्ट में स्टे करेगा तो कानून का इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के सामने न्याय मांगने के लिए जाना और सुप्रीम कोर्ट ने स्टे देना दो अलग बात है। इस कानून पर सुप्रीम कोर्ट का कोई स्टे नहीं है। 4 साल से लोग गए हैं, अभी लंबित है, मगर सुप्रीम कोर्ट ने इसके इम्प्लीमेंटेशन पर कुछ स्टे नहीं दिया है। मैं महबूबा जी को पूछना चाहता हूँ, 370 पर 1951 में ही सुप्रीम कोर्ट में अर्जी हो गई थी, फिर क्यों इतने समय तक आप एंजॉय किए भाई? आप बताएंगे देश की जनता को? जब आपके पक्ष की बात होती है तब नैतिकता के पैरामीटर्स बदल जाते हैं। ऐसे नहीं होता है। देश का एक संविधान है, परंपराएं हैं, अदालतों की परिपाटी है, इसके हिसाब से देश चलता है। मेरा उद्धव जी से रिक्वेस्ट है कि कानून चाहिए या न चाहिए वो स्पष्ट करो पहले। क्या उद्धव जी बोल सकते हैं कि कानून नहीं आना चाहिए? मैं आज उनका आह्वान करता हूं, देश की जनता के सामने, महाराष्ट्र की जनता के सामने स्पष्ट करें कि सीएए नहीं होना चाहिए। हिंदू शरणार्थियों को, बौद्ध शरणार्थियों को, जैन, बौद्ध और क्रिश्चियन शरणार्थियों को नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए। एक बार उद्धव जी स्पष्ट करें जरा। आपका इशारा बाल आई ठाकरे वॉश की। आप कर रहे हो, टाइमिंग का सवाल, तत्व का क्यों चर्चा नहीं करते हो? आपका इशारा बाल ठाकरे की तरफ, नहीं, मेरा तो उनकी ओर है। बाल ठाकरे साहब तो अब रहे नहीं, वो स्पष्ट करे। क्योंकि वो पहले बोलते थे जो नहीं, पार्लियामेंट में भी बोले हैं। अब उनको अल्पसंख्यकों के वोट चाहिए, एपीसमेंट की पॉलिटिक्स इसलिए आज उद्धव ठाकरे कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। हमारा डे 1 से स्पष्ट स्टैंड है कि भारत के कटे हुए हिस्से से जो शरणार्थी आए हैं, ये 3 देशों से धार्मिक प्रताड़ना के कारण आए हैं। वहां के जो अल्पसंख्यक आए हैं उनको इस देश को नागरिकता देनी चाहिए। मुस्लिमों के हित के लिए, उनके अधिकारों के लिए सबसे ज्यादा आवाज उठाने वाले इस वक्त नेता हैं असदुद्दीन ओवैसी। तो अमित शाह असदुद्दीन ओवैसी पर भी बोले कुछ इस तरह। क्या तर्क है आपका? एंटी मुस्लिम कैसे है? कि आप सिर्फ मुसलमानों को एक उसको आपने क्राइटेरिया बना दिया, ये मैं वो कह रहे हैं। क्राइटेरिया ये बना है कि जिस पर धार्मिक प्रताड़ना होती है इसको देंगे, और अगर वो और मुसलमान भारत के पुराने हिस्से से मुसलमानों पर इसलिए धार्मिक प्रताड़ना नहीं हो सकती कि तीनों देश घोषित इस्लामी स्टेट है। कौन करेगा धार्मिक प्रताड़ना? कौन करेगा इस्लाम के अनुयायियों के साथ? ये तीनों देश घोषित इस्लामिक स्टेट इनके नाम के अंदर है, इनके संविधान में है। यही वो हिस्सा आज भारत का भाग नहीं है। वो भूमि इसीलिए दे दी गई। फिर तो हर देश से अव्यवस्था से जो आना चाहिए, इसके लिए भारत के दरवाजे खोल लो। भारत कहां बचता है? अखंड भारत के जो लोग हिस्सा थे और जिन पर धार्मिक प्रताड़ना हुई है, उसको शरण देना मैं मानता हूं हमारी नैतिक जिम्मेदारी है और हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और स्मिता जी, आप आंकड़े की गहराई में जाइए। जब विभाजन हुआ तब पाकिस्तान में 23% हिंदू थे, हिंदू और सिख थे। आज 3.7% बच गए। कहाँ गए सारे? इतने सारे तो यहाँ आए नहीं। धर्म परिवर्तन हुआ, अपमानित किया गया, दोयम दर्जे के नागरिक के नाते इनको रखा गया। कहाँ जाएंगे ये लोग? क्या देश इसका विचार नहीं करेगा? देश की पार्लियामेंट इसका विचार नहीं करेगी? देश की पॉलिटिकल पार्टियों ने इनका विचार नहीं करना चाहिए? इसमें अहमदी मैं है, बांग्लादेश बलोच भी है। मैं बांग्लादेश की बात करता हूँ जी। 1951 में हिंदुओं का प्रतिशत 22% था। मैं 51 की बात कर रहा हूँ। बांग्लादेश की 51 के आंकड़े हमारे पास है।
2011 की जनगणना में वो 10% रह गए। कहां गए वो लोग? अफगानिस्तान 1992 के पूर्व, मैं 92 के आंकड़े मेरे पास होते, लगभग 2 लाख सिख और हिंदू थे और आज करीब 500 बच गए। क्या इन लोगों को अपनी बिलीफ से जीने का अधिकार नहीं है? वो जब भारत एक था तब हमारे ही थे, हमारे ही भाई है, हमारी ही बहन है, हमारी ही माता है। अगर यही थ्योरी को आप अपना लो तो पार्टीशन के बाद इतने सारे शरणार्थियों को क्यों लिया? उसका भी तर्क नहीं है।